हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने एनिमल किंगडम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। क्लियर। आज से मैं शुरू कर रहा हूं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा नीट में आते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है और मैं एनसीईआरटी को और एक्सप्लेन करूंगा और उसके आसपास जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं थोड़ा सा हम बियॉन्ड द एनसीईआरटी भी जाएंगे, जहां से चांसेस हैं कि क्वेश्चन आ पाए नीट में। क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर। देन क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज डाइजेशन। क्लियर। तो डाइजेशन है क्या? तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो फूड है वो हमारे लिए काफी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, हमारी जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फूड। फूड के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो फूड हम लेते हैं और वो जो फूड हम लेते हैं वो जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। क्लियर। तो उसी फॉर्म में हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और उस फूड से एटीपी नहीं बनाया जाता। मतलब एटीपी जनरली एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी का एक फॉर्म है और जनरली एटीपी हम एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। क्लियर। तो फूड हमने लिया, फूड इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। क्लियर। फूड हमारे डिफरेंट कह सकते हो आप, हमारे ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो फूड हमने लिया वो उसी फॉर्म में हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसको हमें सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना पड़ता है और उसके बाद हम उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। क्लियर। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड को आपने सिंपल फॉर्म में ब्रेक किया, दैट इज द डाइजेशन। इसी को क्या कहते हैं? डाइजेशन। क्लियर। तो सपोज करो आपने चिकन खाया, या जो वेजिटेरियन है बुरा मान जाएंगे, सपोज आपने पनीर खाया। तो पनीर में क्या है? ज्यादातर आप कह सकते हो प्रोटीन है, फैट भी है, तो मेनली प्रोटीन है। वैसे ही चिकन है तो मेनली प्रोटीन है, फैट भी है उसमें। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। क्लियर। तो बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलके क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। 20 टाइप्स के, 20 तरह के एमिनो एसिड्स हैं जिनसे प्रोटीन बनता है हमारे बॉडी में। सो प्रोटीन इज व्हाट? प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड। सो इसीलिए प्रोटीन को हेट्रोपोलीमर बोलते हैं। होमोपोलीमर का मतलब जब एक ही यूनिट, एक ही जैसी यूनिट लगी हो, जैसे स्टार्च है तो बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बना है स्टार्च। क्लियर। तो स्टार्च इज ए पॉलीसेक्राइड, वो बहुत सारे शुगर, तो स्टार्च इज होमोपोलीसेक्राइड, होमोपोलीमर है। एक ही तरह की यूनिट हो तो उसको होमो बोलते हैं, होमोपोलीमर। जब डिफरेंट टाइप की यूनिट्स हो तो उसको हेट्रोपोलीमर बोलते हैं। तो प्रोटीन क्या है? हेट्रो, डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड जब ज्वाइन होंगे थ्रू ए बॉन्ड, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, तो उससे प्रोटीन बना। अब प्रोटीन देखो, हमने चिकन या पनीर खाया और उसमें हमने मेनली प्रोटीन जो लिया वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस हो गया वो पनीर या चिकन, क्योंकि उसमें प्रोटीन है। तो प्रोटीन को हम उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। क्लियर। तो इस प्रोटीन को ब्रेक करना पड़ेगा, किसमें? एमिनो एसिड्स में। और जब ये एमिनो एसिड्स में ब्रेक हो जाएगा देन वी कैन इजिली एब्जॉर्ब इट, तो उसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उससे एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे बॉडी सेल्स को एनर्जी मिलेगी। क्लियर। तो इस तरह से होता है बच्चों, तो इसलिए हमें डाइजेशन की जरूरत पड़ी। क्लियर। तो डाइजेशन क्या है? तो लिख सकते हो आप,
डाइजेशन क्या है? तो फर्स्ट डाइजेशन it is a process of conversion of complex food substances into simple absorbable form। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। इट्स ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, जिससे वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक हो जाए। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो भी हम फूड लेते हैं जनरली दैट इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस हो सकता है बच्चों प्रोटीन इन फॉर्म ऑफ यू कैन से चिकन, पल्सेस, दाल, चिकन लिख देता हूं, चिकन, पल्सेस, पनीर, क्लियर। तो इस फॉर्म में हम खाना लेते हैं और इसमें मेनली प्रोटीन प्रेजेंट है इन सब में। चिकन और पनीर में थोड़ा फैट भी है लेकिन मेनली प्रोटीन है। तो चिकन, पनीर या पल्सेस, दाल हमने लिया, वो क्या है? बेसिकली इट इज ए प्रोटीन और वो कॉम्प्लेक्स है, तो उस फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस प्रोटीन किसमें ब्रेक होगा ये याद रखना है। breaks down into एमाइनो एसिड्स। तो एमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो जाएंगे क्या? प्रोटीन। क्लियर? तो इस तरह से देखो, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो गया प्रोटीन और एमाइनो एसिड हो गए सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। एक मिनट मैं देख लेता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं। तो प्रोटीन देखो कॉम्प्लेक्स हो गया फूड सब्सटेंस, और जब उसको आपने ब्रेक किया किसमें? एमाइनो एसिड में, तो वो हो गया सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। और यही जो ब्रेकडाउन है या यही जो प्रोसेस है दैट इज द डाइजेशन। क्लियर बच्चों? तो समझ में आया आपको? यही है डाइजेशन, यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यही डिफिनेशन। तो प्रोटीन हो गया, सपोज करो पॉलीसेक्राइड इज बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल हो गया पॉलीसेक्राइड, और पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल हो गया स्टार्च, जो कहां प्रेजेंट है? सपोज हमने रोटी खाई, चपाती या रोटी में क्या है? स्टार्च। तो स्टार्च उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब आप नहीं कर सकते, तो स्टार्च को पहले, जैसे आपने रोटी खाई तो उसमें स्टार्च है, उस स्टार्च को हमने ब्रेक किया किसमें? पहले डाइसेक्राइड में, माल्टोज एनसीईआरटी सिर्फ लिख रही है माल्टोज, यानी स्टार्च इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू माल्टोज इज ए डाइसेक्राइड मतलब 2 शुगर यूनिट होंगी उसमें, 2 ग्लूकोज। तो माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज। क्लियर? फिर उसको फर्दर ब्रेक किया जाता है, माल्टोज को एक एंजाइम होता है माल्टेज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। आगे और ये क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे हम टॉपिक
को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपको और समझ में आएगा कैसे होता है। बस इतना आप समझो अभी कि जो भी हम फूड सब्सटेंस लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। आपने चपाती खाई, चावल खाया, राइस बेसिकली, तो वो क्या है, वो स्टार्च है, वो एक कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस हो गया, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट। और स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड है, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट मिलके स्टार्च बनाते हैं। तो जब तक स्टार्च को आप, तो स्टार्च क्या हो गया, देखो बच्चों, स्टार्च इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस। और स्टार्च को आपने इधर कर देता हूं, चलो इधर पता नहीं कहां तक दिखेगा। स्टार्च को आपने जब ब्रेक किया फाइनली ग्लूकोज में, तो ये हो गया सिंपल, दिख रहा है आपको ग्लूकोज लिखा हुआ, यस ग्लूकोज इज विजिबल, एंड दिस ग्लूकोज इज सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म। क्लियर? तो इस तरह से तो ग्लूकोज को आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, एमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब कर सकते हो, लेकिन आप स्टार्च को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, आप प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस। और इन्हीं को जब आपने सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक किया, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं हम डाइजेशन। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लो। अब ये जो फूड है, जो हम फूड लेते हैं कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, इन्हीं को बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, या इन्हीं को बोल देते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि इनकी हमें ज्यादा जरूरत होती है। मतलब जो फूड हम लेते हैं, जनरली जो फूड है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो फूड में कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड्स या फैट होंगे, तो इनसे हमें मेनली एनर्जी मिलती है। क्लियर? तो जनरली इनसे हमें एनर्जी मिलती है, हमें। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं फूड में। मतलब दो तरह के फूड हो गए, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप कह सकते हो हमें कितना लेना है। तो जो मेनली हम फूड लेते हैं दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट, या उनको प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड बोलते हैं। उनसे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। फैट को ही लिपिड्स बोलते हैं। और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम कम अमाउंट में लेते हैं एज कंपेयर टू मैक्रो। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। क्लियर? और माइक्रो जिनको हम कम अमाउंट में लेते हैं, जैसे मिनरल एंड विटामिन्स। ओके, तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो इसको रब कर रहा हूं बच्चों, आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया। तो देखो, फूड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक को बोला हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दीज आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, और इनको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमेट
प्रिंसिपल ऑफ फूड, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में carbohydrates, proteins and fats, these are macronutrients। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब हुआ, यहां पे मैं लिख देता हूं, required or taken as food in larger amount, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वायर्ड और टेकन एज फूड इन लार्जर अमाउंट, तो जो हम लार्जर अमाउंट में लेते हैं उनको बोलते हैं हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। इनका साइज जो है बड़ा होता है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, साइज इज लार्ज। क्या बोल सकते हो आप, हाई मॉलिक्यूलर वेट। लिपिड को, फैट को आप जनरली स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स तब, क्लियर। अभी समझो कि इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा होता है, इसलिए इनको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स या इनका साइज बड़ा होगा, साइज ज्यादा होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट और साइज इज लार्जर, इसलिए इनको बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहा हमने। तो ये हम ज्यादा लेते हैं अपने फूड में, प्लस इनसे हमें एनर्जी मिलती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस एनर्जी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस एनर्जी, क्लियर। तो ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। तीनों है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। सेकेंड इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या, कौन से हैं, तो रिक्वायर्ड और टेकन इन ए स्मॉलर अमाउंट, तो ये हम कम अमाउंट में लेते हैं और ये हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं बच्चों, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन्स, मिनरल, और इसमें हम वाटर को भी ऐड कर लेते हैं, एंड वाटर। तो विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्लियर। तो ये तीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं,
ये स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए। सेकेंड, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, growth and development and their deficiency causes several deficiency disorders जैसे विटामिन ए के डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोपैथेल्मिया। B1 की कमी से विटामिन B1 बेरी, B2 चिलोसिस, B3 दैट इज नियासिन, पेलेग्रा। तो आगे जब विटामिन डिस्कस करेंगे थोड़ा हम लोग चैप्टर के लास्ट में, तो उस समय मैं बताऊंगा आपको। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी एंड वाटर भी। इनसे हमें जनरली एनर्जी के लिए हम नहीं लेते इनको, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हैं। ये हमें हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वाटर के बारे में एनसीईआरटी ने बात की हुई है। तो एक वाटर हमें, एक तो वाटर का फंक्शन हो गया प्रिवेंट अस फ्रॉम डिहाइड्रेशन, ड्राई होने से, डिहाइड्रेशन होने से हमें बचाता है वाटर, फर्स्ट। दूसरा है वाटर हेल्प इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो वाटर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक डाइजेशन आप कह सकते हो। तो वाटर के हेल्प से डाइजेशन भी होता है। प्लांट्स में आप बात करो तो वहां वाटर की मदद से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वाटर नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स, तो उससे वो फूड मैन्युफैक्चर करते हैं प्लांट, तो वहां भी वाटर जरूरी है। तो वाटर फर्स्ट प्रिवेंट अस फ्रॉम डिहाइड्रेशन, ये इसके लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा, वाटर पार्टिसिपेट और यू कैन से परफॉर्म डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, इन सब के लिए। तो ये फंक्शन हो गया वाटर का। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हो, तो इसको एक बार नोट कर लो आप, क्लियर। उसके बाद हम आते हैं कौन कौन से तरह से डाइजेशन हो सकता है। तो थोड़ा सा ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लो, एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। एनसीईआरटी की लाइंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, उनको हम नहीं छोड़ सकते। तो नेक्स्ट, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट कर लो। फर्स्ट, या एक ही साथ लिख सकते हो, वाटर प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब जब वाटर की कमी हो जाती है बॉडी में, दैट इज डिहाइड्रेशन। तो प्रिवेंट अस फ्रॉम डिहाइड्रेशन एंड also help in performing different metabolic activities like digestion, photosynthesis in plants। तो इसके लिए वाटर इंपॉर्टेंट है।
डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है अभी आगे हम देखेंगे। क्लियर? और जब फोटोसिंथेसिस होगा तो उस समय आपको पता चलेगा वाटर का कैसे फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। अब जैसे डाइजेशन आपने सुना होगा कि किसी से सुना होगा आसपास कि आज पानी नहीं पिया ठीक से, खाना नहीं पचा है, तो वाटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। आगे हम लोग देखेंगे कैसे। क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद इन ह्यूमंस जो डाइजेशन होता है वो 2 वे से होता है, 2 तरह से, एक मैकेनिकल, दूसरा बायोकेमिकल। तो ये पॉइंट्स डिस्कस करते हैं क्या है। In humans, digestion occurs in digestive system by 2 ways. First is mechanical and second is बायोकेमिकल। तो 2 तरह से डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है, या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, या हमारा एक एलिमेंट्री कैनाल है, आगे हम डिस्कस करेंगे, जो माउथ से शुरू होता है, एनस तक एंड होता है, उसमें डाइजेशन होता है, आपको पता है। तो एलिमेंट्री कैनाल या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन 2 तरह से होता है। पहला मैकेनिकल। इसका क्या मतलब है बच्चों? देखो, मैकेनिकल इज रिलेटेड टू मशीन। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीन के बारे में पढ़ते हैं वो बच्चे, ओके, मैकेनिकल इंजीनियर, मशीन के बारे में। तो व्हाट इज मैकेनिकल? मैकेनिकल इज रिलेटेड टू मशीन। जो चीज मशीन से रिलेटेड होती है उसके लिए एक टर्म देते हैं मैकेनिकल। क्लियर? एंड आवर ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक ए मशीन। हमारी ह्यूमन बॉडी कैसी? एक मशीन जैसी है। बहुत सारे इसमें प्रोसेस हो रहे हैं, बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, जैसे मशीन में पार्ट्स होते हैं, और डिफरेंट प्रोसेसेस यहां पे हो रहे हैं। तो जब मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जब डाइजेशन, जो ह्यूमन बॉडी क्या है? एक मशीन है। तो व्हेन डाइजेशन अकर विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स ऑफ दिस मशीन, तो ह्यूमन बॉडी को अगर आपने मशीन माना है तो उसका कोई पार्ट या उसका कोई स्ट्रक्चर जब डाइजेशन करवाए, डाइजेशन परफॉर्म करे, या कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक करे, तो दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन। तो ह्यूमन जो बॉडी है उसका एक पार्ट है, उसका ऑर्गन है क्या? टीथ, दांत। एंड टीथ परफॉर्म व्हाट? मास्टिकेशन। मास्टिकेशन इज ए मेडिकल टर्म, च्यूइंग इज ए इंग्लिश टर्म, चबाना, खाने को चबाना। तो जब हम खाने को चबाते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ओरल कैविटी में, ये जो हमारी है ओरल कैविटी है, तो जब खाने को चबाया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ, इसी को बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल स्टोमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है मैकेनिकल डाइजेशन, बताऊंगा मैं आपको। तो मैकेनिकल से क्या मतलब हुआ? मैकेनिकल का मतलब इट इज ए वर्ड रिलेटेड टू मशीन। एक बार और सुनो आप, मशीन से रिलेटेड वर्ड को बोल देते हैं मैकेनिकल। एंड हमारा जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज जस्ट लाइक ए मशीन। एंड व्हेन कोई इसका पार्ट जब कोई फंक्शन परफॉर्म करे तो उसी को बोलते हैं मैकेनिकल। तो ह्यूमन बॉडी एक मशीन हो गई, उसका पार्ट क्या है? टीथ। और वो टीथ जब
डाइजेशन करवाता है, दैट इज चीविंग और मास्टिकेशन ऑफ फूड, देन इट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन। समझ में आया? मतलब यहां किसी केमिकल का यूज नहीं होगा, जस्ट मशीन का कोई पार्ट मदद करेगा डाइजेशन में। तो टीथ क्या है? हमारा बॉडी पार्ट है, ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, 32 दांत होते हैं, देयर आर 32 टीथ इन एडल्ट। बच्चों में 20, याद रखना, चाइल्ड में 20, एडल्ट में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, एडल्ट में 32। तो जब ये टीथ डाइजेशन परफॉर्म करे, कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर में ब्रेक करे, देन इट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन। क्लियर? तो पहले उसको डिस्कस करते हैं, मैकेनिकल। तो देखो, फर्स्ट मैकेनिकल मीन्स या इस तरह से लिखो, मैकेनिकल इज रिलेटेड टू, मैकेनिकल टर्म इज रिलेटेड टू मशीन and our human body and our human body is like a machine. Human body is like a machine, and when its part known as teeth perform mastication or chewing of food, perform mastication or chewing of food is known as mechanical digestion. समझ में आया बच्चों? तो इसी को बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। क्लियर? समझ में आया आपको? तो इसी को बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन।